नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः कोरोना के प्रति जागरूकता हेतु आह्वान करने के लिए फिर से हाजिर हूँ। कोरोना के युग में पढ़ाई और दूसरे जो कार्य हैं वो सभी अपने आप में बहुत ही धारा का चुंबकीय प्रभाव। पिछली बार हमने इसके बारे में आपसे वार्ता की थी। अब उसी के क्रम में पिछली बार हमने ये कहा था कि जब कभी भी किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी हुई जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित होती है। इस तरह की खोज तक पहुंचने से पहले भौतिक शास्त्र में कौन कौन सी घटना ऐसी घटित हुई जिससे वैज्ञानिकों को चुंबकत्व और विद्युतिकी के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी भी चर्चा आज हम करेंगे। मूल रूप से ये जो प्रभाव है जिसको कि हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जो वर्तमान स्वरूप में है वो हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने 1920 के अंदर खोजा था। इसकी खोज की थी और उन्होंने प्रैक्टिकली ये डेमोन्स्ट्रेट किया, एक्सपेरिमेंटली ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जब कभी भी किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर में से धारा प्रवाहित होती है तो पास में रखी हुई जो मैग्नेटिक नीडल है वो विक्षेपित होती है। इस तरह का सिंपल एक्सपेरिमेंट जो इस डायग्राम में दिखाया गया है वो भी हम अरेंज करते हैं। जैसे ही आप इस की को दबाएंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है ये डिफ्लेक्ट होगी, या जब इसमें से कॉइल में से करंट फ्लो होगी तो भी ये जो मैग्नेटिक नीडल है यहाँ पे विक्षेपित होगी। आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और प्रारंभिक जो अध्ययन था वो इस तरह के प्रयोगों पर आधारित भी था। ये देखिए एक स्ट्रेट कंडक्टर दिखाया गया है जिसके अराउंड इस तरह से ये मैग्नेटिक कंपास रखे हुए हैं। जैसे ही हम इसमें से करंट फ्लो करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है इस तरह से अपने आप को अलाइन करते हैं, यानी कि ये एक मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये जो कंपास हैं वो केवल अर्थ का जो नेचुरल मैग्नेट है, अर्थ के अंदर जो प्राकृतिक चुंबकत्व का गुण विद्यमान है उसको प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, जिसको कि हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, उस दिशा में अपने आप को अवस्थित करते हैं। As far as the magnetic effect of electric current is concerned, it was first discovered by Oersted in the year 1820. He demonstrated the effect by plotting compass close to a long straight wire which is carrying current and noting its deflection. And he noted then when you reverse the direction of the current, the deflection in the compass needle is in the opposite side. This is how he demonstrated that the current flowing through straight conductor basically produces magnetic field around it. The magnetic effect of current is nowadays utilized in making electromagnets, electric bells, telephonic instruments, electric fan, electric motors, loudspeakers, and many toys which are based on passage of electricity through them. These three diagrams categorically shows how you can observe the magnetic effect when current passes through a conductor. This slide shows the history of magnetism and electricity.
एज यू आर सीइंग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत पुरानी है ये। अगर हम इसके पुराने उसको जाएं तो 600 बीसी से ऐसे प्रमाण हैं हमारे पास हिस्ट्री के अंदर, जिसमें कि आवेश की बात की गई है पुरानी सभ्यताओं के अंतर्गत। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक रिपोर्टिंग जो है वो भी, उसके बारे में भी बात समय समय पर की जाती रही है। फर एबोनाइट की क्षण जो आजकल आप छोटी क्लासों की किताबों के अंदर पढ़ते हैं बड़ी आसानी से, इस चैप्टर तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी स्टोरी है, जिसको हम शॉर्ट के अंदर बिंदुवार डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। देखिए 1895, वैसे तो बीच में और भी घटनाएं घटित हुई थी। 1895 के अंदर लॉरेंज नाम के वैज्ञानिक ने जो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी डेवलप की, उसके आधार पर 3 विधियां हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं: स्टैटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टैटिक जनरेटर भी हैं, जहां सीधे सीधे ये आवेश का प्रभाव है कि किसी भी वस्तु के ऊपर अगर आवेश की वैल्यू को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, उसको आवेशित करेंगे, तो यूँ समझ लीजिए मोटे तौर पर कि ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो आप पढ़ते हैं, घर्षण विद्युत, उस पर आधारित है। इलेक्ट्रोकेमिकल जैसे आपके लेक्लांसी सेल और इनकी अगर आप बात करें, जो एक रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर एक प्रकार के आयनों का इकट्ठा होना, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर विपरीत प्रकृति के आयनों का इकट्ठा होना, जिसके कारण एक के ऊपर धन और एक के ऊपर ऋण चिन्ह लगा देते हैं हम लोग। और जैसे ही किसी बाह्य परिपथ में से आप जोड़ेंगे तो इसमें से धारा प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बहुत ही कॉमन है वर्तमान युग के अंदर, जिसके आधार पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक कॉइल 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखी हुई है, उसको जब हम यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा घुमाते हैं तो उस कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और उस फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है। तो ये बेसिक सिद्धांत हैं जो समय समय पर मॉडिफाई होके हमारे पास आते रहे। उससे पहले की अगर हम बात करें, सन 1175 के अंदर ये मेजर जो ऑब्जर्वेशंस वैज्ञानिकों के सामने आए, कंपास जो नामक यंत्र जो आजकल हम काम में लेते हैं, उसकी वर्किंग समझ में आई अलेक्जेंडर नेकिम को। 1269 के अंदर जो कंपास का डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो इन वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। स्लाइड के अंदर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। 16वीं सदी के अंदर विलियम गिलबर्ट और उसके जो साथी थे, उन्होंने ये प्रूव किया कि जितने भी पदार्थ हैं वो इलेक्ट्रिक नेचर रखते हैं, एंड दे हैव 2 इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स व्हेन रब विथ फर। यहाँ से यूँ समझ लीजिए कि जो घर्षण विद्युत की शुरुआत एक हो गई थी, कि घर्षण विद्युत का क्या है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि बिल्ली की खाल को एबोनाइट की अगर छड़ से अगर हम रगड़ें तो एक के ऊपर, जिसको आजकल हम कहते हैं कि धन, और दूसरे। घर्षण विद्युत के प्रादुर्भाव के बाद ये देखिए, ये स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, जिसमें ऑटो वॉन नाम के वैज्ञानिक ने एक मशीन बनाई जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करती है, जिसको कि हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसके बाद 1729 के आसपास स्टीफन ग्रे नाम के वैज्ञानिक ने ये देखा कि जब हम इस तरह के चार्ज बॉडीज को किसी दूसरी बॉडी से जोड़ देते हैं तो कई बार तो उसमें से
धारा प्रवाहित होती है और कई बार धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इस पासेज के आधार पर दो कैटेगरीज सामने आई वैज्ञानिकों के कि भाई एक वर्ग में तो वे मटेरियल हैं जिसमें से आवेश एक साइड से दूसरे साइड को मूव कर जाता है, और दूसरी वो कैटेगरी है जिसमें आवेश एक साइड से दूसरी साइड को मूव नहीं कर पाता। अकॉर्डिंगली चालक और अचालक की बात वैज्ञानिक कम्युनिटी के अंदर की जाने लगी। फिर 1734 के अंदर इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात वैज्ञानिकों को समझ में आने लगी कि जो घर्षण विद्युत की बात हमने इससे पहले की थी वैज्ञानिकों ने, उसमें दो प्रकार के जो चार्जेज हैं उन चार्जेज के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, परंतु अगर एक प्रकार के चार्ज को जब दूसरे उसी प्रकार के चार्ज के पास ले जाते हैं तो अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी है। और इसी सिद्धांत को काम में लेते हुए जो कंपाउंड मैग्नेट है उसको बनाने की बात वैज्ञानिकों के द्वारा सोची जाने लगी 1730 के आसपास। उससे पहले क्या है कि नेचुरल मैग्नेट्स ही होती थी। अब ये जो पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह के सिद्धांतों को काम में लेकर बनाई जाती है मैग्नेट, वो कॉन्सेप्ट वैज्ञानिकों ने समझ लिया उसके बारे में और धीरे धीरे उसको विकसित किया जाने लगा। 1740 के तक आते आते पहली जो कॉमर्शियली अवेलेबल मैग्नेट है वो मिलने लग गई और बिक्री के लिए। उससे पहले जो मैग्नेट्स थी वो नेचुरल रूप में जो पाया जाता था, लोहे का एक तरह का अयस्क था जिसमें चुंबकीय गुण होता था, वो ही मार्केट में मैग्नेट के नाम से मिलता था। पर ये जब आवेश और चालन और कुचालन का ज्ञान वैज्ञानिकों को होने लगा धीरे धीरे ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, स्टडीज के आधार पर, तो इस तरह की जो कमर्शियल मैग्नेट है वो बनाई जाने लग गई। 1745 के अंदर एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम लेडेन जार के प्रयोग के नाम से जानते हैं। ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा। ये सबसे सरल स्वरूप है एक विद्युत संधारित्र का, जो कि इंडिपेंडेंटली आवेश को प्रदर्शित करता है बेसिकली, कि किस तरह से हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। और किसी भी वस्तु को आवेशित करने और उसके बीच में कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तो वोल्टेज और चार्ज के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के आधार पे हमने उस सिस्टम कह लीजिए, उस वस्तु को कह लीजिए, उस स्ट्रक्चर को कह लीजिए कि कैपेसिटेंस की परिभाषा दी। क्यों कि ये वैज्ञानिकों ने पाया प्रयोगों के अंदर कि चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर इक्वलिटी का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है जिसको कि हम उस सिस्टम की कैपेसिटी कहते हैं, धारिता कहते हैं, और फिर हमारे पास आ जाता है Q इज इक्वल टू CV। चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए कैपेसिटर जस्ट एज इट फ्लोज फ्रॉम ए बैटरी, but with one significant difference: when the charge leaves a capacitor's plate, no more can be obtained without recharging it. This happens because the electrical forces are conservative. The energy released cannot exceed the energy stored. The ability to do work is called electric potential. So, new terminology in physics emerged due to this type of invention. इस तरह के प्रयोगों के आधार पर, प्रेक्षणों के आधार पर नई नई भौतिक राशियों की परिभाषा वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर दी जाने लगी। और फिर 18वीं सदी के मध्य में आप यूँ कह लीजिए, अल्बर्ट गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिक चार्ज और ये जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है इसकी बात वैज्ञानिक स्तर पे करनी प्रारंभ कर दी। इसमें जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो प्रयोग है 1747 के अंदर, वो बहुत ही
अहम भूमिका फिजिक्स के अंदर रखता है। और इसी के आधार पे उसने ये घोषणा की कि प्रकृति के अंदर दो प्रकार के आवेश एग्जिस्ट करते हैं। एक को उन्होंने नाम दिया धन आवेश और दूसरे को नाम दिया ऋण आवेश। और फिर ये पाया जब एक ही प्रकृति के आवेश एक दूसरे के नजदीक लाए जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे के नजदीक लाए जाते हैं तो रिपल्सन होता है। 1780 के आसपास एक विचित्र सा प्रेक्षण वैज्ञानिकों को हुआ। मेंढक का जो डिसेक्शन है ये काफी पॉपुलर प्रयोग हुआ करता था बायोलॉजी के अंदर। तो डिसेक्शन के लिए एक तो कैंची की जरूरत पड़ती है और एक उस मेंढक को उछल कूद नहीं करे तो नेल्स, जिसको आप बोलते हैं पिन, से फिक्स करके रखा जाता है। तो वैज्ञानिकों ने ये ऑब्जर्व किया कि उस मेंढक का जो लेग है वो कभी कभी अपने आप एक तरह से स्पार्क सा शो करने लगता है फ्रॉम ए नियर बाय चार्ज इलेक्ट्रिक जनरेटर एट द सेम टाइम। अब इसका क्या तात्पर्य है कि कहां से ये विद्युत आया, कहां से ये स्पार्क हमें देखने को मिलता है, ये वैज्ञानिकों के शुरू में तो समझ में नहीं आया। धीरे धीरे उन्होंने इसको नाम दिया जिसको हम बोलते हैं एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी की बजाय उन्होंने कहा कि ये तो प्राणियों के अंदर इस तरह का विद्युत का गुण होता है। फिर जब ये प्रयोगों को इंटेंशनली दोहराया गया तो ये पाया गया कि दो जो मेटल्स हैं उसके बीच में जब कांटेक्ट होता है तो इस तरह की घटना कभी कभी प्रेक्षित होती है। तो जब ये थ्योरी सामने आई प्रयोगों के आधार पे, तब वैज्ञानिकों को ये समझ में आया कि जो एनिमल के टिश्यूज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का पासेज होता है, क्योंकि वो एक तरह से कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और दो मेटल्स को जब कभी भी आप किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं और दोनों के ऊपर पहले से अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद है तो वो डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण एक मोमेंटरी शॉक, मोमेंटरी किक उस ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होता है। ऐसा कई बार आप भी महसूस करेंगे जब कभी भी आप सिल्क से के कपड़े उतारते हैं और किसी भी मेटेलिक उसको अगर आपका हाथ टच करता है तो आपको एक मोमेंटरी शॉक कई बार महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे बिजली का एक झटका लगा है। तो ये पूरी घटना बेसिकली इस तरह के ऑब्जर्वेशंस की बदौलत, आप साधारण सी भाषा में ये समझ लीजिए कि वैज्ञानिक घर्षण विद्युत के बारे में समझ पाए कि whenever you rub two bodies, one of them acquire one type of charge, other acquire another type of charge। और अब फिजिक्स की भाषा में अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर ट्रांसफर होता है। तो एक पे तो इलेक्ट्रॉनों का हो जाता है आधिक्य, दूसरे में इलेक्ट्रॉनों की हो जाती है कमी। जिस पे आधिक्य हो गया वो तो हो गया नेगेटिवली चार्ज, जिस पे कमी हो गई वो है पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर हम इन दोनों को किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू इट, पर वो जो करंट है वो बहुत क्षणिक होगी, बहुत मोमेंटरी होगी, क्योंकि ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होती और डिस्चार्ज के अंदर जो टाइम लगता है वो बहुत कम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोसेकेंड और इवन लेस देन दैट। तो इससे किसी भी प्रकार का कोई खतरा आपको नहीं है, परंतु इस तरह के परीक्षण दैनिक जीवन में आप भी कई बार महसूस करते हैं, जिसको कि हम नॉर्मली नज़रअंदाज कर देते हैं। पर ये घटना जिससे वैज्ञानिकों ने सीख लेके जब वे इसकी बारीकियों तक गए, तह तक गए, तो वे एक फिजिक्स का सिद्धांत प्रतिपादित करने में सफल हुए। 1792 के अंदर
ये जो वोल्टा नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी इसी तरह के प्रयोगों को दोहराया और फिर धीरे धीरे उन्होंने जो वोल्टेज जिसको आप साधारण भाषा में आज की भाषा में कहते हैं, उस तक वो पहुंच पाए और बहुत सारे ऐसे प्रयोग करके उन्होंने ये पाया कि किस प्रकार हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वो जनरेट कर सकते हैं किन्हीं दो बॉडीज को, या तो रब करके या किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें इस प्रकार का गुण होता है। ये देखिए फिर से एक डायग्राम है जो इस बात को शो करता है कि किस तरह धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रेक्षित किया जा सकता है। आप एक कंडक्टर लें, उसमें धारा प्रवाहित करें और फिर छोटी क्लासों में जैसे आपने एक मैग्नेट लेके चुंबकीय बल रेखाएं बनाई थी, तो आप ये पाएंगे कि इस धारावाही चालक के चारों ओर इस प्रकार की चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी, एक सर्कुलर पाथ। ये भी एक सर्कुलर पाथ है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, इसमें धारा की दिशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसमें धारा की दिशा अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये जो मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाओं का लूप है, ये एरो है और यहाँ पे ये इसके जस्ट अपोजिट है। इसको सिंपल भाषा में फिजिक्स की हम ये कहते हैं कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ है उसकी दिशा बदल गई है। क्यों? क्योंकि इस चालक में से बहने वाली धारा की दिशा भी बदल गई है और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इसमें से बहने वाली धारा की मात्रा पर निर्भर करती है। तो इन सब आधारों से हम धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो घटना है उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। फिर से हम उसी बात पे आते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ओरस्टेड इन द ईयर 1820 व्हिच इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। अब इस धारा की दिशा, इन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए आप लोगों के टेक्स्ट बुक के अंदर एक ये नियम लिखा हुआ है जिसको कि हम थंब रूल भी कहते हैं कि अगर हम अंगूठे को इस तरह से पकड़ के चालक को, अंगूठे को अगर हम धारा की दिशा के अंदर लेवें काम में, तो देखिए ये जो अंगूठा है हमारा, तो ये अंगूठा क्या प्रदर्शित करेगा? बेसिकली अंगूठा प्रदर्शित करेगा चालक करंट की दिशा और ये जो बंद मुट्ठी है, ये बंद मुट्ठी आपके चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इसको हम थंब रूल कहते हैं कि यदि आप चालक की दिशा को अपने इस हाथ के अंदर पकड़ें, राइट हैंड के अंदर पकड़ें, तो ये जो अंगूठे की दिशा यदि धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो मुड़ी हुई उंगलियां, ये जो उंगलियां हैं, ये चुंबकीय बल रेखा की दिशाओं को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इन छोटे छोटे प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने ये जाना कि जब कभी भी हम धारा किसी भी चालक में से प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन करें या किसी कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करें तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। इसलिए फिजिक्स के अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व की जो बात है, वो वैज्ञानिकों के द्वारा मॉडर्न युग के अंदर की जाने लगी। 19वीं सदी के अंत तक हम विद्युतिकी को अलग मानते थे, चुंबकत्व को अलग मानते थे, पर जैसे ही हमने 20वीं सदी में प्रवेश किया तो ये बात वैज्ञानिकों के अच्छी तरह से समझ में आ गई कि विद्युतिकी और चुंबकत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। That is why we started talking of electromagnetic waves, electromagnetic field, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसकी बात वैज्ञानिकों ने प्रारंभ कर दी और जब हम इस मॉडल के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं तो पता लगा कि मूल बात ये है, और इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड वाले केसेज हैं वो इसका एक लिमिटिंग केस है।
एक स्थिति विशेष है, परिस्थिति विशेष है जो हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो थ्योरी या मॉडल वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है जिसके आधार पर हम उससे संबंधित समस्त प्रेक्षणों को समझाने में सफल रहें। और यही रीजन था कि वैज्ञानिक आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है वो डे बाय डे अच्छे से अच्छे जो रिजल्ट्स है वो हमारी सभ्यता के लिए प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट टर्न पे हम इसी को किस तरह से हम इस मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से नियम हैं हमारे पास, और उन नियमों के आधार पर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये बात हम जारी रखेंगे। थैंक यू।